नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक्सेलेंट फ्यूचर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीनियर टीचर यानी सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो सेकंड ग्रेड भर्ती जो प्रेजेंट में चल रही है, जिसके फॉर्म भर चुके हैं, उस सेकंड ग्रेड भर्ती का ये नया सिलेबस जारी किया गया है। तो ये सिलेबस संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्ती के लिए जारी किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे कि कौन से नए टॉपिक जोड़े गए हैं और कौन से टॉपिक हटाए गए। क्योंकि कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेश में जो सेकंड पेपर के टॉपिक थे उनको फर्स्ट पेपर में टॉपिक इंक्लूड कर दिए गए हैं। और इसमें एक 46% का जो रूल्स था फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में लाने का, उस रूल्स को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ रूल्स ये है कि दोनों पेपर का मिलाकर 46% लाने अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सिलेबस की प्रक्रिया को कि कौन कौन सा सिलेबस में टॉपिक जुड़ा है और कौन कौन सा नहीं है। तो पहला हमारे सामने है वो है जियोग्राफी, हिस्ट्रिकल कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला कल्चर यानी संस्कृति और जनरल नॉलेज, राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। अब राजस्थान के जीके में क्या पूछा जाएगा, देखो फिजिकल फीचर इन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा, क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में पूछा जाएगा, और आपके वेजिटेशन, ड्रेनेज एंड एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक मतलब आपके कृषि पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके राजस्थान के भूगोल में डेयरी उद्योग के बारे में पूछा जाएगा, और जनसंख्या से रिलेटेड पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वितरण के बारे में पूछा जाएगा। जनसंख्या वितरण के अलावा जनसंख्या की ग्रोथ के बारे में पूछा जाएगा कि किस में कितनी ग्रोथ हुई, किस में कितनी कमी हुई, कहाँ कितने परसेंटेज कमी हुई। और जनसंख्या की लिटरेसी यानी साक्षरता दर पूछी जाएगी कि कहाँ कितनी साक्षरता दर बढ़ी या घटी। और सेक्स रेशो पूछा जाएगा यानी लिंगानुपात पूछा जाएगा। और ट्राइब्स एरिया के बारे में पूछा जाएगा यानी जनजाति के बारे में प्रश्न पूछा जाएगी कि कौन सी जनजाति ज़्यादा है, कहाँ है सर्वाधिक, कहाँ कम है। और उद्योग के बारे में पूछा जाएगा। एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर है, जो भी इसके पर्यटन स्थल है मेजर, उन पर्यटन स्थल के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। अब कल्चर, राजस्थान का कल्चर है उसके बारे में पूछा जाएगा, कल्चर यानी संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। और राजस्थान की जो प्राचीन जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है उसमें से कालीबंगा को पूछा जाएगा, आहड़ को पूछा जाएगा, गणेश्वर को पूछा जाएगा और बैरठ को पूछा जाएगा। आपको सिर्फ 4 ही सभ्यता याद करनी है, 5वीं सभ्यता आपको देखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट है। कालीबंगा की स्थापना किसने की, काली जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से और कौन कौन से साक्ष्य मिले, कालीबंगा में कालीबंगा से रिलेटेड जितनी भी विशेषता है वो याद करनी है। और आड़ की स्थापना किसने की, अक्षय कृति विरस का संबंध कहाँ से है, आड़ में आपको कौन कौन से अवशेष मिले, आड़ का उपनाम क्या है, और आड़ किस जिले में, आड़ किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। एवं गणेश्वर में भी आपसे पूछा जाएगा कि गणेश्वर का जिला कौन सा है, इसका उत्खनन किसने किया, इसमें कौन कौन सी सामग्री मिली। अभी बैराट में भी यही पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के किनारे है, इसमें कौन से अवशेष मिले हैं और इसका उत्खनन किसने किया, कितने शरणों हुआ। इस रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगला है आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के दौरान राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा।
तो 8वीं सदी में आपको पता हो तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार कालीन आएंगे, जिन्होंने 8वीं 9वीं सदी में शासन किया था राजस्थान में। तो जहाँ जहाँ गुर्जर प्रतिहार हैं उनके बारे में, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर के बारे में, उनके स्थापत्य कला के बारे में और उनके राजाओं के बारे में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों में एकमात्र वीणावादक शासक कौन थे। गुर्जर प्रतिहारों में भीनमाल की स्थापना किसने की, कनौज पर सबसे पहले अधिकार किसने किया, त्रिकोणीय संघर्ष में किस किसने भाग लिया, और गुर्जर प्रतिहारों ने कहाँ कहाँ शासन किया, और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, और इसकी स्थापना करता कौन है, इस रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। अब सुवान ऑफ अजमेर, सिर्फ आपको अजमेर के सुवान याद करने हैं। अजमेर के सुवान जिसमें तारागढ़ का दुर्ग, अजमेर की स्थापना, अर्नोराज, अजयराज, पृथ्वीराज सुवान तरते, इनके बारे में आपको विशेष तौर पे पढ़ना है। अगला है आपका रिलेशन विथ दिल्ली सुल्तान, यानी दिल्ली के जो सुल्तान है, दिल्ली के सुल्तानों के साथ राजस्थान के कौन कौन से जो है उनका क्या क्या संबंध है। तो एक तो मेवाड़ है, एक रणथंभौर है, एक जालौर है। यानी मेवाड़, रणथंभौर, जालौर का दिल्ली सुल्तानों के साथ कैसा रिलेशन था। यानी मेवाड़ में आपको, मेवाड़ से दिल्ली सुल्तानों का क्या संबंध, मतलब इनके बीच में कौन कौन से युद्ध हुए, युद्ध के अलावा इनके बीच में कौन कौन सी संधि हुई, तो और युद्ध होने के पीछे रीजन कब हुआ, कैसे हुआ, संधि में कौन कौन सी शर्तें, और इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उस समय का कौन राजा था, मेवाड़ का या रणथंभौर का या जालौर का। तो जालौर का जो साका हुआ था, वो साका भी दिल्ली साका भी वो आपके इसी कारण हुआ था कि मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, इन तीनों पर दिल्ली सुल्तानों ने युद्ध किया था, और इस युद्ध में जालौर, रणथंभौर और मेवाड़ का प्रथम, रणथंभौर 1301 में साका हुआ था, और जालौर से पहले सिवाना पर कब्जा किया था। सिवाना में भी साका हुआ था, और सिवाना के बाद जालौर में भी साका हुआ था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि साका क्या है, केसरिया क्या है, अर्ध साका क्या है। राजस्थान एवं मुगल, अब आपको अगला संबंध है वो राजस्थान और मुगलों के साथ राजस्थान का कैसा संबंध था। यानी संगा एकमात्र ऐसा शासक जिसने युद्ध में बहुत बार घायल होने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा। और राजस्थान का महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सांगा की जीवनी के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। यानी प्रताप और मुगलों के बीच में जो संघर्ष चला, सांगा और मुगलों के बीच में जो संघर्ष चला, और मुगलों और मान सिंह जो आमेर के थे, इनके बीच में कैसे संबंध थे। मान सिंह ने अकबर की सेना में रहा था, तो इन्होंने कौन कौन से युद्ध अभियान में भाग लिया मान सिंह ने, और मान सिंह ने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी भूमिका निभाई। और राजस्थान का भूला बिसरा शासक के नाम से प्रसिद्ध संद्रसेन जोधपुर का शासक था, और इसने राजस्थान में मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। तो इसने किन किन शासकों से लड़ाई लड़ी थी और किन किन से नहीं लड़ी थी, और इनके बीच में कब कब युद्ध हुए, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है राजस्थान का बीकानेर का शासक राय सिंह, और अगला है राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो ये शासक है, इनके अलावा आपको राजस्थान की हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल इन राजस्थान में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है, उनके कुछ टॉपिक है। एक तो रिवोल्यूशन ऑफ 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति के दौरान काका 6 सैनिक सामनियाँ थी, उन सैनिक सामनियों में कहाँ का संघर्ष हुआ और कैसे कैसे हुआ, उनका लीडर कौन था, कब कब घटना हुई, कैसे कैसे घटना हुई, उनके बारे में प्रश्न। और पॉलिटिकल अवेकनिंग, मतलब यानी राजनीतिक जन जागरूकता इस दौरान क्या क्या हुई, कौन कौन सी राजनीतिक संस्था बनी, और कौन कौन से लीडर नए आए, और किन किन लीडरों ने क्या किया। एक है प्रजामंडल मूवमेंट, यानी प्रजामंडल आंदोलन। तो प्रजामंडल आंदोलन कहाँ कहाँ हुए, कहाँ कहाँ प्रजामंडल की स्थापना हुई, उस प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे, कहाँ हुई, उनका प्रथम अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन, और
उनके दौरान जो भी राजा महाराजाओं के द्वारा जो भी और ये अंग्रेजों के द्वारा जो भी संघर्ष हुए, जहाँ कहीं पर दंगे हुए, कहीं पर लड़ाई हुई, कहीं पर सामूहिक हत्याकांड हुए, कहीं पर बहुत बुरी घटना हुई थी, उन घटनाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक है पीछ नेट एंड ट्राइबल मूवमेंट, यानी एक तो किसान आंदोलन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान में कितने किसान आंदोलन हुए थे, सबसे अहिंसात्मक रूप से सबसे बड़ा आंदोलन चलने वाला बिजोलिया के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो विशेष तौर पे आपको बिजोलिया तो पढ़ना है, इसके साथ साथ राजस्थान में और आंदोलन हुए, मारवाड़ के, सूरू के, मेवात के, तो ये सारे आंदोलन आपको पढ़ने हैं। ट्राइबल मूवमेंट है यानी जनजातीय आंदोलन भी आपको पढ़ने हैं। जनजातीय आंदोलन कौन कौन से हुए, जनजातीय आंदोलन के बारे में आपको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। यानी ये राजस्थान की ऐसे टॉपिक हैं ये जो हर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक को आपको व्यवस्थित तरीके से तैयार करना है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको सेकंड ग्रेड की जो भर्ती का जो पेपर है, सेकंड ग्रेड की भर्ती के जो प्रीवियस ईयर के पर्सन हैं, जो आपके 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम के जितने भी पर्सन हैं उनमें आप देखना और उन पेपरों को देखकर आप एनालिसिस करना और उसके आधार पे आपको आगे बढ़ना है। अगला है आपके राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, कैसे हुआ, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एकीकरण के दौरान कौन मुख्यमंत्री बना, कौन राज प्रमुख बना, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन राज्यपाल बना, और कौन शामिल हुआ, कौन शामिल नहीं हुआ, और शामिल हुए तो कहाँ हुए, उनका स्थापना वगैरह, इनके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सोसाइटी एंड रिलीजन्स के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। आपको अगर एकीकरण आपको समझ में नहीं आता है, एकीकरण आपने बहुत बार पढ़ा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता देना। हम एकीकरण आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा समझा देंगे और ज़िंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे एकीकरण को। इतना सिंपल वे में आपको समझा दिया जाएगा। अब सोसाइटी एंड रिलीजन है, तो देखिए इसमें लोक देवता देवियाँ पूछी जाएगी। तो राजस्थान में जितने भी लोक देवता हैं, देवी है, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। और संत है, राजस्थान के जितने भी जो भी संत है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए स्थापत्य कला में एक तो मंदिर पूछा जाएगा, एक आपके फोर्ट्स और एक पैलेस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। यानी आपको मंदिर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा मंदिर कहाँ बना हुआ है। जैसे कि अभी ये प्रश्न पूछा था कि जल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इससे पहले भी प्रश्न पूछे थे जो बहुत सारे दुर्गों में स्थापित है, पुराने मंदिर है, उनके बारे में ज़्यादा प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। और पैलेस यानी महल कहाँ है, तो महल कौन कौन सा महल कहाँ है, उन महल के बारे में, राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान के प्रमुख किले और राजस्थान के प्रमुख मंदिर के बारे में आपको प्रत्येक जानकारी पता होनी चाहिए। मंदिर किस काल में बना है, कौन सी शैली में बना है, किसने बनाया था, नवनिर्माण किसने करवाया, पुनर्निर्माण किसने करवाया, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। किलों में महत्वपूर्ण शासक, उनके साके और उससे रिलेटेड कोई और विशेषता है उनको याद करना है। अब देखिए पेंटिंग में आपके वेरियस स्कूल के बारे में पूछा जाए, मतलब पेंटिंग जो चित्रकला है, चित्रकला में जितने भी चित्र चले हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि बनी ठनी, किशनगढ़ शैली एवं मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, तो इनके बारे में आपको पता करना है। इनका प्रसिद्ध चित्र और प्रमुख चित्रकार और इनका जो काल है और इनके जो प्रमुख चित्र हैं, फेमस चित्र है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है फेयर्स एंड फेस्टिवल। तो देखिए मेले मेले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन से पशु मेले हैं और सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं और कौन सा मेला किस तिथि को लगता है, और राजस्थान में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे गणगौर, तीज, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये सारी जानकारी आपको भारतीय महीनों में होनी चाहिए। और कस्टम देखिए अब अगला सवाल है आपके जो है कला संस्कृति का, वो है कस्टम ड्रेस एंड ऑर्नामेंट, यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान की जो भी वेशभूषा है, राजस्थान में कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है और राजस्थान में कौन कौन से गहने पहने जाते हैं, यानी जनजातियों के जो गहने हैं वो प्रमुख आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये विशेष तौर पे इन पे देखना है। एक आपके है फोक म्यूजिक एंड डांस है, तो राजस्थान के जो भी लोकगीत हैं और जो भी लोक
नृत्य हैं तो इनके बारे में आपको पढ़ना है कि छरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। एवं जो भी राजस्थान के प्रसिद्ध गीत हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा गीत कहाँ गाया जाता है। जैसे लांगुरिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, किस मेले में गाया जाता है। तो अगला है आपके लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर में देखिए कि भाषा एवं भाषा का साहित्य पूछा है। तो राजस्थान के जो भी साहित्यकार हैं उनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है, पिंगल में कौन सी रची गई है, डिंगल में कौन सी रची गई है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, संतुर बरदई ने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी। इसके अलावा राजस्थान सीताराम लालस ने राजस्थान व्याकरण के राजस्थान का जो शब्दकोश तैयार किया था। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उन्होंने कौन कौन सी साहित्य की रचना लिखी एवं राजस्थान में कौन कौन सी भाषा है कि बागड़ी कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी। तो इन सभी भाषाओं का एरिया आपको पता होना चाहिए कि इनका कौन कौन सा क्षेत्र है और कहाँ कहाँ बोली जाती है और कौन वर्तमान में कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर रोल एंड फंक्शंस मतलब राजस्थान में जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल का राजस्थान में राज्यपाल का जो कार्यालय है उसका क्या रोल है, उसके क्या फंक्शंस है, वो क्या कार्य करता है, राज्यपाल की क्या भूमिका होती है एवं राजस्थान में कौन कौन राज्यपाल बने और उन राज्यपाल के दौरान कौन कौन सीएम था। चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राजस्थान के जो भी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन कौन मुख्यमंत्री बना था, कब कब बना था, 2 बार कौन बना, 3 बार कौन बना, 4 बार कौन बना, आपातकाल किसके काल में लगा, प्रमुख घटना राजस्थान की किसके शासनकाल में हुई, कौन सी महत्वपूर्ण योजना लागू की और उस दौरान कौन कौन मुख्य सचिव थे। जैसे कि पर्सन पूछ लिया कि ये मुख्य सचिव किन किन मुख्यमंत्री के काल के दौरान रहे, या फिर ये प्रश्न पूछ लिया कि इस शासनकाल के दौरान कौन मुख्यमंत्री था, या मान लीजिए इस शासनकाल के दौरान कौन मुख्यमंत्री था। तो आपसे मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला है स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। ये तो यानी सचिव और मुख्य सचिव के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री से को रिलेट करके आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है ऑर्गेनाइजेशन रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो आरपीएससी जो ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम करवाती है, उस आरपीएससी की स्थापना कब हुई, उस आरपीएससी में सदस्य कितने, आरपीएससी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो और उनका कौन सा क्रम है, और इनसे पहले जो भी अध्यक्ष रह चुके हैं उनके कार्यकाल के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो वो, या उनसे रिलेटेड कोई आपसे क्वेश्चंस जैसे कि कोई आरपीएससी के अलावा किसी और में भी मेंबर रह चुका हो तो वो प्रश्न पूछा जाएगा। और कुछ यूनिक पूछा जाएगा, कुछ हटकर पूछा जाएगा इसमें आरपीएससी में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आरपीएससी में सदस्य कितने हैं, इसके सदस्य कौन कौन हैं, वर्तमान में सदस्य कौन कौन है, और ऐसा सदस्य कौन है जिसकी पुनरावृत्ति हुई हो या दूसरी बार लगा हो, या ऐसा कौन है जो यूपीएससी में गया हो। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है आपके हिस्टर टू ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में उसकी संवैधानिक दृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें सदस्य कितने हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना राजस्थान में कब हुई इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसके जो भी अध्यक्ष रह चुके हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है इसमें देखिए पंचायती राज लोकल सेल्फ एडमिनिस्टर है यानी आपको इसमें सिर्फ पंचायती राज पढ़ना है, शहरी निकाय आपको नहीं पढ़ना है। तो पंचायती राज राजस्थान में कब कब लगा, 1959 में कौन सी घटना हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ भाषण दिया था, और पंचायती राज की स्थापना कहाँ से शुरू की गई थी। उसके बाद भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, 73 या 74, और 73 अगर संशोधन हुआ था तो उस संशोधन में कितने विषय पंचायत को सुकृत किए गए थे। तो 29 विषय, तो 29 विषयों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और पंचायती राज के जो आर्टिकल्स दिए गए, जो अनुच्छेद है उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन किस में है, चुनाव का गठन किस में है, या फिर
गांधी जी से प्रभावित कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। तो कुछ ऐसे सवाल आपसे यूनिक सवाल भी पूछे जा सकते हैं और पंचायती राज से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, सरपंच से रिलेटेड, जिला प्रमुख से रिलेटेड या प्रधान से रिलेटेड। तो ये आपको देखना है। अगला है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान, जिसे हम एमएलए कहते हैं, और वो एमएलए जाते हैं विधानसभा में और विधानसभा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि 200 सीटें कब बनी, पहले कितनी सीटें थी, पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे, वर्तमान में कितने हैं, कौन सी पार्टी के हैं, वर्तमान में किसकी सरकार है और इनके कितने मेंबर हैं, और किस पहले कितने मेंबर थे, सर्वाधिक किस पार्टी के मेंबर रह चुके हैं, और इस जो प्रमुख एमएलए हैं उन एमएलए के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स में देखिए कि स्टेट लेवल पर जो आपके इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, सोशल और पॉलिटिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेक्ट में जो होती है, यानी ये जितनी भी महत्वपूर्ण घटना होती है एक साल के अंदर अंदर, जो भी महत्वपूर्ण घटना होती है वो आपको याद होनी चाहिए। और पिछले 6 महीने में जो भी इम्पोर्टेंस, जो भी घटना या इवेंट्स, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिकल्स है, या कोई गेम्स है, या फिर सोशल रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, या इकोनॉमिक्स रिलेटेड एक्टिविटी है, या फिर राजस्थान सरकार की कोई नई योजना है, या फिलहाल राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है, तो उस रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस रिलेटेड आपको अगर अभी इससे तैयारी नहीं करनी चाहिए, इस रिलेटेड आपकी नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक आती है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो मूमल का भी सहयोग ले सकते हैं, और आप चाहे तो आप मंथली कर्नोलॉजी का सहयोग भी ले सकते हैं। अब जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया है, तो जनरल नॉलेज वर्ल्ड ऑफ इंडिया में देखिए भारत और विश्व का जो जीके हैं उसमें आपके क्या पूछा जाएगा। एक तो जो भी महाद्वीप हैं, और एक जो महासागर है, और एक ग्लोबल वाइल्ड सिस्टम के बारे में, एक इन्वायरमेंट, राजस्थान भारत में जो पर्यावरणीय इशू है भारत और इंडिया में, तो सॉरी वर्ल्ड और इंडिया में, तो इसमें ये वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछे जाएगा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, इम्पैक्ट के बारे में पूछा जाएगा, पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाएगा, और पॉपुलेशन में जनसंख्या में वितरण पूछा जाएगा, और जनसंख्या का प्रवास पूछा जाएगा। यानी जनसंख्या के में 2 ही टॉपिक पूछे जाएंगे, एक तो प्रवास पूछा जाएगा, एक जनसंख्या का वितरण कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, भारत का कौन सा स्थान लगता है, तीसरे नंबर पे कौन है, 5वें नंबर पे कौन है, 7वें नंबर पे कौन है, इस एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, अफ्रीका में किसकी है, यूरोप में किसकी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल वाइड सिस्टम से जो भी जलवायु संबंधित है, जो भी आपसे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। गर्म हवाएं कहाँ चलती है, ठंडी हवाएं कहाँ चलती है, गर्म हवा को क्या कहते हैं, ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, डॉक्टर हवा कैसे कहते हैं, पशु पवन कैसे कहते हैं, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और इन्वायरमेंटल का पूछा जाएगा। इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय जो भी मुद्दे हैं, जिसमें पर्यावरणीय मुद्दे जितने भी हैं उन मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और उनसे संबंधित विश्व में जो भी संगठन बने हुए हैं उन संगठनों के द्वारा क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर इंडिया की जीके की बात करें तो ये तो था ऊपर वाला, ये तो वर्ल्ड का था। अभी इंडिया है तो इंडिया में देखो भारत का जो फिजिकल फीचर है उसके बारे में पूछा जाएगा, यानी भारत के जो भौगोलिक प्रदेश है कौन कौन से हैं उनके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। और मानसून सिस्टम के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। वेजिटेरियन एंड एनर्जी रिसर्च यानी ऊर्जा संसाधन के बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंडिया के जीके में तो जियोग्राफी के ये कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन वर्ल्ड में ज़्यादा है। और अब इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी, तो इंडियन इकोनॉमी में देखिए आपसे एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इंडिया, यानी जो भी विकास होता है, विकास एवं वृद्धि, ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि में, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग में, एंड सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में राजस्थान में जो विकास और वृद्धि, सॉरी भारत में जो विकास और वृद्धि होते हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया और
भारत का जो विदेशी व्यापार है उनके बारे में, ट्रेंड से, और कहीं के साथ अगर कोई संधि वगैरह हो रखी है या कोई नया व्यापारिक समझौता हुआ है तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। ये करंट से रिलेटेड करके प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है वो है भारतीय संविधान और पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति। तो इसमें देखिए जो अपने भारतीय संविधान की है जो यात्रा है उसमें 1919 और 1935 का जो एक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। 1919 ये आप और 1935 ये दोनों एक्ट आप रट लेना, समझ लेना, कैसे भी कर लेना। इससे रिलेटेड एक एक प्रश्न तो पक्का है, हो सकता है दो दो भी पूछ ले, लेकिन एक एक तो फिक्स है ये प्रश्न, ये तो आएंगे। और इसमें गांधी जी का योगदान पूछा जाएगा, वो भी नेशनल मूवमेंट के दौरान। तो गांधी जी का एक सवाल फिक्स है। इसमें अंबेडकर का रोल पूछा जाएगा, तो एक पर्सन अंबेडकर का फिक्स है, अंबेडकर का रोल पूछा जा सकता है, अंबेडकर को किताब पूछी जा सकती है, अंबेडकर की जीवन यात्रा से संबंधित कुछ पूछा जा सकता है। और एक ये जो संविधान बनाया है उस संविधान बनाने के दौरान जिन जिन की भूमिका है उन सभी की भूमिका के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके जो एक फीचर है यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, और इसके जो भी प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव और स्टेट पॉलिसी है, तो इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके पश्चात देखिए आप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स है यानी दबाव समूह है, और इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम और राष्ट्रपति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक जो भी दबाव समूह उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा। भारत की जो भी फॉरेन पॉलिसी की जो भी नीतियाँ और नेहरू जी के जो पंचशील सिद्धांत है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। भारत व यूएनए के संबंधित में जो भी ट्रेंड्स है और इंटरनेशनल जो भी समझौते हैं और उसमें भारत की जो भागीदारी है यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भारत की भूमिका, और जब भी उसकी स्थापना हुई थी आज दिन तक भारत के साथ जो भी संबंध है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये इतना तो जो सिलेबस था वो आपके एकदम नया था। अब इस सिलेबस में एक नई ऐड हुआ है, वो हुआ है आपके एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी जिसे हम साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। और इस साइकोलॉजी को जो सेकंड पेपर था उस सेकंड पेपर से आपके उठाकर फर्स्ट पेपर में डाल दिया है। तो कुछ हद तक ये सही भी है, किसी के लिए फायदेमंद भी होगा तो किसी के लिए नुकसानदायक भी होगा। देखो तो इसमें साइकोलॉजी का अर्थ पूछा जाएगा, इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, इसका इम्प्लीमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, टीचर की क्लासरूम में जो सिचुएशन होती हैं, क्लासरूम स्थिति उसके बारे में, लर्नर के बारे में पूछा जाएगा, उसका कंसेप्ट है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, यानी वृद्धि व विकास, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारी जो भी हैं यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक जो विकास है उसके बारे में पूछा जाएगा। लर्निंग यानी अधिगम के बारे में पूछा जाएगा। इसके प्रकार कितने हैं और इसकी थ्योरी कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एक टीचर के रूप में। और अधिगम का जो ट्रांसफ़र है यानी स्थानांतरण होता है, अधिगम का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है, और इनके सीखने के जो फैक्टर है उसके बारे में, और कैसे इफेक्टिव लर्निंग की जा सकती है अधिगम, और इसके मतलब जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तिगत विकास है, तो इसमें इसका मीनिंग पूछा जाएगा, इसकी थ्योरी पूछी जा सकती है, इसका मेजरमेंट पूछा जाएगा कि गुणात्मक, मात्रात्मक पर्सनैलिटी के बारे में, और एडजस्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा। और मैकेनिज्म, इसके अलावा देखिए पर्सनैलिटी के बाद इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धि के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, आईक्यू लेवल के बारे में पूछा जाएगा, इसका मीनिंग पूछी जाएगी, इसकी थ्योरी पूछी जाएगी, इसका मेजरमेंट पूछा जाएगा यानी इसकी मापन की प्रक्रिया पूछी जाएगी, रोल इन लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में इसका क्या भूमिका है, इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए इसका मोटिवेशन के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, यानी मोटिवेशन में एक तो इसका सीखने का जो प्रोसेस है उसके बारे में, और अचीवमेंट के बारे में पूछा जाएगा यानी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं सीखने में, मोटिवेशन से क्या क्या सीखने को मिलता है, यानी मोटिवेशन का लर्निंग में क्या भूमिका है,
अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो क्या बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, इससे रिलेटेड जो भी पर्सन है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पूछा जाएगा, तो इंडिविजुअल डिफरेंस में जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता है उन व्यक्तिगत विभिन्नता में इनका अर्थ और इनका सोर्स के बारे में, और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की शिक्षा के बारे में, और स्पेशल नीड्स बच्चे हैं जिसमें से सिर्फ यही बच्चे आपको देखने हैं, इसके अलावा किसी को नहीं देखना है। एक तो गिफ्टेड, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो सबसे टैलेंटेड होते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी। एक होते हैं बिल्कुल धीमी गति से सीखने वाले, और एक तो डिलेनेट। इन तीन बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। और एक कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ, तो इसमें देखिए जो भी कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो एक तो सेल्फ कंसेप्ट है, एक एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, एक इंटरेस्ट है, एक रुचि है, एक हैबिट्स आदत है, एक एप्टीट्यूड है, सोशल स्किल्स है, इसके बारे में पढ़ना है। आप सही तो ये साइकोलॉजी की या तो 11-12 की जो बुक आती है उससे आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप इसे धीर सिंह धाबाई सर की एक समृद्ध मनोविज्ञान के नाम से पुस्तक मार्केट में मिलती है, उससे आप इससे साइकोलॉजी को कवर कर सकते हैं। फिलहाल साइकोलॉजी में धीर सिंह सर से कोई बेटर सर राजस्थान में तो अवेलेबल नहीं है। अब देखिए ये एग्ज़ाम है वो आपका सीनियर टीचर है यानी सेकंड ग्रेड का है, और इसमें 200 नंबर का ये पेपर होगा और 2 घंटे आपका टाइम मिलेगी। अब इसमें क्या है कि देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 25 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 25, यानी राजस्थान का जीके आपके 25 नंबर का है। अब करंट अफेयर से आपके 20 नंबर का है, यानी 10 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। और जो आपके इंडिया और वर्ल्ड की जीके हैं वो आपके 60 नंबर के, यानी 30 सवाल पूछे जाएंगे। और साइकोलॉजी आपके 20 सवाल है, यानी 46 नंबर पूछे जाएंगे। तो आपके लिए यही रणनीति है कि जीके को आप रट लो, याद कर लो कैसे भी करके, क्योंकि जीके के 46 सवाल आएंगे। करंट अफेयर्स इस रिलेटेड आएगी राजस्थान के जीके से, तो 10 सवाल ये आएंगे। और आप साइकोलॉजी पढ़ लो, साइकोलॉजी के आप 20 सवाल आ जाएंगे, यानी टोटल सवाल 76 सवाल तो सिर्फ आपके इन 3 टॉपिक से ही आ जाते हैं। और जिसकी वर्ल्ड इंडिया में पकड़ कमज़ोर है तो वो किसी को भी एक इंडिया को पकड़ ले या फिर वर्ल्ड को पकड़ ले, क्योंकि 15-15 या 15-20 या 12-13, 17-18 ऐसे एवरेज में भारत और विश्व के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो टोटल 200 मार्क का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर 46% लाने भी अनिवार्य होगी। आप अभी ये जो देख रहे थे ये सिलेबस आपके संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, आरपीएससी की तरफ से जारी किया गया और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए जारी किया गया है। तो इस रिलेटेड कोई आपसे क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।